गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, परिवार में सब खुशहाल होंगे। तो चलिए देख लेते हैं आज की वर्कशीट हमारी क्या आई है। वर्कशीट का नंबर है 7, डेट है 22 जुलाई। नाम लिखना है, क्लास टीचर का नाम लिखना है। पिछली वर्कशीट में हमने इतिहास के बारे में जाना। पहले का युग कैसा था, पाषाण युग था, और पाषाण युग कितने भागों में बटा था, कैसा युग था, कैसे लोग अपने अभिलेख लिखते थे, कैसे संभाल कर रखा जाता था इतिहास को, ये सब हमने पढ़ा। चलिए आज देख लेते हैं कि भाग 2 में क्या बताया गया है। भारत की वर्तमान आर्थिक मतलब धन से संबंधित और सांस्कृतिक विरासत। सांस्कृतिक मतलब जो धर्म, संस्कृति, रहन सहन लोगों का, वो सब एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम। ऐसा नहीं है कि भारत कल ही बसा है, भारत बहुत पहले से है, बहुत पुरानी सभ्यता है, और उनका जो इतिहास है, जो संस्कृति है, वो बहुत पुरानी है, बहुत विस्तृत है। भारतीय इतिहास की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म और आर्यों के आने से कर सकते हैं। ये माना जाता है कि सबसे पहले जो है भारत में आर्य ही रहते थे, और इतिहास की जो शुरुआत हुई है वो सिंधु घाटी सभ्यता मतलब हड़प्पा सभ्यता से हुई है। छठी क्लास में हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा था। बहुत पुरानी सभ्यता थी और विस्तृत और विकसित सभ्यता थी। उस समय के लोग जो थे वो नगरों में रहते थे, तो बहुत पुरानी सभ्यता थी। इन दो चरणों को आमतौर पर पूर्व वैदिक और वैदिक युग के रूप में वर्णित किया गया है। पूर्व वैदिक मतलब वेदों से पहले का समय, और वैदिक युग जिसमें वेदों का उपयोग किया जाता था, वेदों को पढ़ा जाता था, वो युग। ईसा पूर्व 4वीं सदी, आज से लगभग 2300 वर्ष पूर्व में सम्राट अशोक के अधीन भारत का कर्ण देखा गया। सम्राट अशोक बहुत बड़े सम्राट थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, उन्होंने भारत को एक किया। आपने सम्राट अशोक के बारे में पढ़ा भी होगा कि इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया, जिसमें उन्होंने इतना भीषण रक्तपात देखा कि इन्होंने युद्ध न करने की कसम खा ली और बौद्ध धर्म के न्यायी बन गए। भारत में जो बौद्ध धर्म है वो सम्राट अशोक के द्वारा ही फैला हुआ है, और बौद्ध धर्म एशिया के कई हिस्सों में फैल गया। बहुत बड़े अनुयायी थे बौद्ध धर्म के सम्राट अशोक, जो कि बाद में हुए थे। सम्राट अशोक के सर्वाधिक शिलालेख प्राप्त शिलालेख होता है जो पत्थरों पर जो लिखा जाता है वो। तो अशोक ने अपने धर्म के प्रचार के लिए, लोगों को अच्छी शिक्षा देने के लिए पत्थरों पर लिखवा कर उन्हें लगवा दिया जगह जगह, ताकि लोग उन बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को पढ़ें और उनसे ज्ञान प्राप्त करें। हमारे देश का राज के प्रतीक सारनाथ के अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है। हमने देखा सारनाथ का स्तंभ पैसे वैसे पर भी बना होता है, शेर बना होता है जिसके 4 मुख होते हैं, लेकिन हमें सामने से 3 ही दिखाई देते हैं। और नीचे हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर जो तिल्ली बनी हुई है, जो चक्र बना हुआ, वो भी उस पर छपा हुआ, ये हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। ये अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है, जिसे आपने सिक्कों, बैंक नोटों, सरकारी दस्तावेजों और आधिकारिक मोहरों पर जरूर देखा होगा। पहली सदी में ईसाई धर्म सीरियाई व्यापारियों के साथ केरल पहुंच गया था। स्टार्टिंग में जो ईसाई धर्म है वो केरल पहुंचा था। उसे कौन लेकर आया था? जो सीरिया से जो व्यापारी व्यापार करने आए थे वो लेकर आए थे, मतलब वो उस धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने इस धर्म का प्रचार फिर हमारे देश में किया। पहली सदी में स्थापित गुप्त वंश के साम्राज्य को भारत का उस समय का स्वर्णिम काल माना जाता है। स्वर्णिम मतलब सोने का युग। तो जो पहले हम सबको पता है कि अंग्रेज़ों के आने से पहले बहुत सारे राजाओं का, मुगलों का, मराठों का, अलग अलग राजाओं का शासन रहा है। उनमें से गुप्त वंश भी एक है, उनका शासन हमारे देश पे रहा है, और उस युग को स्वर्णिम यानी सोने का युग कहा जाता है। इसके बाद है 8वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म। 8वीं शताब्दी में इस्लाम पहली बार अरब व्यापारियों के साथ केरल में भारत आया।
पहली शताब्दी में क्या था, ईसाई धर्म सीरिया के व्यापारियों के साथ केरल आया था। इसके बाद 8वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म, मुस्लिम धर्म पहली बार अरब व्यापारी लेकर आए थे। जो सऊदी अरब से जो व्यापारी आए थे व्यापार करने के लिए, वो आए थे केरल में आए थे सबसे पहले, और उनके साथ साथ इस्लाम धर्म भी हमारे देश में पहुंच गया। और 11वीं शताब्दी तक भारत में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में मजबूती से स्थापित हो गया। मतलब ये जो धर्म था एक 11वीं शताब्दी तक फैल गया हमारे देश में। दिल्ली के चौहानों को हराकर, दिल्ली में चौहान वंश का शासन था। दिल्ली सल्तनत की नींव रखी गई। मुगलों ने जो चौहानों का, जो राजपूतों का शासन था, उनको हराकर दिल्ली में सल्तनत की नींव रखी गई, मतलब मुगलों का शासन हो गया। इसके लगभग 320 वर्ष बाद मुगल साम्राज्य स्थापित हुआ। इस काल में भारत ने एक बार फिर से राजनीतिक एकता का बड़ा पैमाना हासिल किया। मुगल काल में भी राजनीतिक एकता बहुत बड़े पैमाने पर हासिल की गई, मतलब राजनीतिक रूप से पूरा भारत एक था। इस काल में भारत में राष्ट्रकूट, प्रतिहार, पाल, सेन, चालुक्य, सातवाहन, परमार, अहोम, चोल, पांड्य, विजयनगर साम्राज्य भी फले फूले। ये वंशों के नाम हैं, साम्राज्य के नाम हैं, जो छोटी छोटी रियासतों के जो राजा थे उनके नाम हैं। इस काल की अनेक महत्वपूर्ण इमारतें अपने समय की कहानी स्वयं, बहुत से राजा थे जिन्होंने अपने समय में अलग अलग विशाल इमारतें बनाई। किसी ने मंदिर बनाया, किसी ने दर्शनीय स्थल बनाए, किसी ने बड़ी बड़ी इमारतें बनाई, तो वो देखने लायक है। आज भी हैं कुतुब मीनार, लाल किला, ताजमहल, कंदरिया महादेव मंदिर, तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर, दिलवाड़ा के जैन मंदिर, चित्तौड़ का विजय स्तंभ इसके उदाहरण हैं। ये सब इसके उदाहरण हैं जो पुराने राजाओं ने बनवाए थे। कुतुब मीनार, लाल किला, ताजमहल हम सब नहीं देखा है। गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म शुरू किया। फिर गुरु नानक देव जी आए, उन्होंने सिख धर्म का प्रसार किया। कबीर, मीरा, चैतन्य देव, सूरदास जैसे भक्ति धारा के महत्वपूर्ण संतों ने समाज को नई दिशा दी। तो ये था हमारे भारत का इतिहास। सबसे पहले कौन आए, ईसाई धर्म, फिर इस्लाम धर्म, और फिर इस्लाम धर्म एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर कर अलग अलग राजाओं ने शासन किया, अलग अलग इमारतें बनाई, अलग अलग धर्म गुरु हुए, अलग अलग भक्ति कवि हुए। ठीक है, ये कुछ इमारतों के और कुछ आपके एनसीईआरटी से लिए गए चित्र हैं जो आप देख सकते हैं। चैतन्य देव दिखा रखे हैं, एक रहट दिखा रखी है, और अन्य धर्म के विद्वानों के साथ अकबर बैठे हुए हैं इबादत खाने में। ये अलग अलग चित्र हैं। जो चित्र है वो कहाँ से लिया गया है, एनसीईआरटी से। ये आपकी 6ठी 7वीं किताब में मिल जाएंगे चित्र। कृषि में रहट, कृषि में रहट का इस्तेमाल किया जाता था। कुएं से पानी खींचने के लिए रहट का इस्तेमाल किया जाता था। नहरों, तालाबों, लोहे के हल, चरखे से बहुत विकास हुआ। यह काल कृषि उत्पादों, हस्तकला जो हाथ से जो कारीगरी करते हैं वो, मूर्तिकला, व्यापार व स्थापत्य कला के क्षेत्र में भारत का स्वर्णिम काल रहा। मतलब सोने का युग बना इन सब के विकास से। भारत के गर्म मसालों के साथ सूती वस्त्र व रेशमी वस्त्र पूरी दुनिया से व्यापारियों को आकर्षित करते थे। भारत के जो गर्म मसाले थे और वह यहाँ के बने जो कपड़े थे, सूती और रेशमी कपड़े, पूरे विदेशों से भी लोग खरीदने भारत में आते थे। तो आज की वर्कशीट में हमारा जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया है। इसके बाद क्वेश्चन देख लीजिए आप सभी। भारत की धार्मिक विरासत की संपन्नता को पहचान कर लिखिए। धार्मिक विरासत के बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन आपको स्वयं करने हैं। ईसाई व इस्लाम धर्म के सबसे पहले केरल में आने के क्या कारण हो सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, भारत की कुछ ऐतिहासिक इमारतों की सूची बनानी है, उनके स्थान बताने हैं, उन्हें किसने बनाए और उनकी विशेषताओं के बारे में बताना है। चौथा क्वेश्चन है, भारत विदेशी व्यापारियों को सदैव आकर्षित करता रहा है, इसके कारण बताने हैं आपको। और पांचवा है, भारत के मानचित्र में विभिन्न साम्राज्यों व शासकों के क्षेत्र दर्शाने हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको स्वयं करने हैं। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी आज की वर्कशीट है।